नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है कमोडिटी में या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 02223001634, 02223001635। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक अहम खबर की। और हम आपको क्रूड से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। पहले हमने आपको बताया कि निगेटिव में पहुंचा पहली बार इतिहास में भाव। उसके बाद एमसीएक्स पर नेगेटिव सेटलमेंट हुआ। एमसीएक्स के एमडी और सीईओ को भी आपने जी बिजनेस पर सबसे पहले सुना। लेकिन अब खबर ये आई है कि कई ब्रोकर्स ने इस नेगेटिव सेटलमेंट का विरोध किया है और इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जो हमें जानकारी मिली है कि मुंबई में 3 ब्रोकर्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और ये भी खबर हमें सूत्रों से मिल रही है कि दिल्ली का भी एक ब्रोकर हाईकोर्ट पहुंचा है इस नेगेटिव सेटलमेंट के खिलाफ, क्योंकि ब्रोकर का ये आरोप है कि जो इसमें निवेशकों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। और चूंकि ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, लिहाजा इसे माइनस में सेटल नहीं करना चाहिए था। पहली बात ये कह रहे हैं ब्रोकर। दूसरी बात ये कि जब 5 बजे मार्केट बंद हो गया तो उसके बाद के प्राइस पर क्यों सेटलमेंट हो रहा है। और जब नाइमेक्स ने नेगेटिव प्राइस मैकेनिज्म का इंतजाम कर लिया था तो एमसीएक्स ने क्यों किया। ये कुछ सवाल उठ रहे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीके सवरवाल साहब हैं, सीपीआई के पास्ट प्रेसिडेंट हैं। और सीपीआई आपको बता दें कि एक सबसे बड़ा संगठन है ब्रोकर का, और ये भी दावा है कि ये देश का एकमात्र कमोडिटी ब्रोकर का संगठन है जो पैन इंडिया लेवल पर ब्रोकर को रिप्रेजेंट करता है। तो और दिनेश गोयल हैं, क्रूड के ट्रेडर हैं, जो खुद इस पूरे मामले में भुक्तभोगी हैं। इनका ट्रेड फंसा है, इन्हें नुकसान हुआ है। तो पहले दिनेश गोयल से ही जानते हैं। दिनेश जी, पहले तो आप ये बताएं कि आपने किस तरह का ट्रेड किया था, किस लेवल पे बाय किया था, आपको कितना नुकसान हुआ है। सर मैंने क्रूड लिया था 1100 के रेट पे। तो सर मैंने ब्रोकर को 100% मार्जिन दे दिया सर। अब 100% देने के बाद भी अब उसकी एक्सपायरी माइनस में 2800 कुछ दी है जो भी, तो उसके बाद ब्रोकर अब मेरे से पैसे मांग रहा है। अब मुझे ये बताओ, मैं वो पैसे मेरे को सर मैं मतलब हमें कोई अवेयरनेस होती है इस तरह की, एज ए क्लाइंट मुझे पता है कि मेरा लॉस कितना है, मैं लॉस बुक कर लूंगा। कितना लॉस हो सकता है मैं अपने आप लॉस बुक कर लूंगा। तो सौदा अब ना, जब मुझसे पता ही नहीं है कि किस बात के पैसे दूंगा सर मैं। ये एक चीज की वैल्यू सर 1 लाख 1100 के भाव पर कितने लॉट में ट्रेड किया था? 1 लॉट में सर। 1 लॉट में, ठीक है। आपको कुल कितना नुकसान हुआ है? मेरे को 4 लाख रुपए हुआ है सर 1 लॉट में ही। 4 लाख का नुकसान हुआ है, ठीक है। आपका मार्जिन कितना जमा था ब्रोकर के पास? 1 लाख रुपए सर। ओके, तो 3 लाख रुपए आपसे ब्रोकर और मांग रहे हैं? और मांग रहे हैं ब्रोकर। और मेरे तो सर कई जानकार है जिन्होंने ब्रोकर को मना कर दिया कि हम पैसे देंगे ही नहीं। हम किस चीज के पैसे दें, वैल्यू माइनस में थोड़ी हो सकती है। अच्छा, तो आपने क्या बोला ब्रोकर को, आप देंगे पैसे नहीं देंगे? ब्रोकर ने बोला है कि नहीं तो केस कर देंगे हम। मैं कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको ब्रोकर ने बोला है कि आपके ऊपर केस कर देंगे अगर आप पैसे नहीं देंगे तो? पैसे नहीं देंगे तो ठीक है, ठीक है। ये आपकी आप बीती है। चलिए मैं आपसे और सवाल लूंगा। इस बीच हमारे साथ गुप्ता जी जुड़े हैं, और जो हमें जानकारी मिल रही है कि इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि जो ये पूरा मामला सामने आया है इसमें, जी हाँ, वीपी गुप्ता जी हैं, प्रसार कमोडिटी के डायरेक्टर हैं, प्रसार कमोडिटी के, और दिल्ली के हैं। और हमें यह जानकारी मिली है, सबसे पहली जानकारी आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने भी कोर्ट का मूव किया, ऐसी खबरें आ रही हैं। गुप्ता जी, क्या ये सही है कि आपने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? जी जी, हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया है और इसकी 29 को हियरिंग है इसकी। अच्छा जी,
तो आपको क्या आपत्ति है इस नेगेटिव सेटलमेंट पे? आपत्ति इसमें ये है कि शाम को 5 बजे जब मार्केट बंद हो गई अपनी, तो इन्वेस्टर के पास कोई चॉइस नहीं रही और ब्रोकर के पास कोई चॉइस नहीं रही। हम बार बार कहते हैं कि जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उनसे क्लाइंट को काम करना चाहिए। मार्केट में बहुत लोग हैं जो लोगों से अपना इलीगल काम कर रहे हैं, तो रजिस्टर्ड ब्रोकर से काम करना चाहिए। एक्सचेंज जो है हमारे इंटरेस्ट को देखेगी। अब इस केस के अंदर कौन देखेगा उनके इंटरेस्ट को? कोई अनड्यू या कोई ऐसी अनएथिकल बात हो रही है जो वर्ल्ड में कभी सुनी ना गई हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन कोई है, तो हु विल टेक ये बात ठीक है। लेकिन गुप्ता जी हमने जब ये खबर आई नेगेटिव सेटलमेंट की, तो सबसे पहले हमने बात की एमसीएक्स के एमडी और सीईओ से, पीएस रेड्डी साहब से, और उन्होंने हमारे चैनल पे ये कहा कि जो भी ये सेटलमेंट किया गया है ये नियम के मुताबिक किया गया है, क्योंकि साफ साफ ये एमसीएक्स के बैन लॉज में लिखा हुआ है कि जो भी नाइमेक्स पर क्लोजिंग प्राइस होगा उसी के आधार पर सेटलमेंट होगा, और इसकी प्रॉपर जानकारी ब्रोकर को थी। ये बात उन्होंने कही है। क्या इस तक से आप सहमत हैं? इसमें दो बातें हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट था, जब बना था तो ये रात को 11 बजे तक की ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट था। लॉकडाउन के कारण कॉन्ट्रैक्ट को किसी कारण से 5 बजे तक करना पड़ा अपने को, तो इसको 5 बजे के हिसाब से ही चेंज करना चाहिए था उस चीज को भी, जो हम नहीं कर पाए किसी कारण से। क्योंकि इन्वेस्टर को हम वैसे नहीं छोड़ सकते फ्री होकर जो मर्जी करे। इन्वेस्टर परेशान, ब्रोकर परेशान। ब्रोकर के पास पैसे नहीं आएंगे तो उसमें लिटिगेशन, उनकी लिटिगेशन होगी। मेन बात क्या है कि नुकसान नफा तो व्यापार में किसी का हो सकता है, कोई बात भी अनजस्टिफाइड ना हो। जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन होती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर लेने पड़ते हैं। जैसे अभी अपना कई चीजों की जो अपना सेटलमेंट रेट होता था, जो वो मार्केट के अंदर स्पॉट रेट से लेके उसके एवरेज लेके करते थे। अब मार्केट बंद है तो डिफरेंट सिस्टम बनाना पड़ा। तो कीपिंग इन विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स, एंड बेसिक चीज है कि इन्वेस्टर का हित कैसे सेफ हो। हम उनको वैसे नहीं छोड़ सकते भी, जो होगा हो जाएगा, आपको छोड़ दिया हमने। लोग हर बार पोजीशन छोड़ते हैं, एक्सपायरी के अंदर कटती हैं। लेकिन नहीं, एमसीएक्स की नहीं गुप्ता जी, एमसीएक्स की ये भी दलील है। एक और सर्कुलर एमसीएक्स ने जारी किया, उसमें ये कहा है कि कई देशों में नेगेटिव सेटलमेंट हुआ है, मॉस्को में और भी कई कमोडिटी एक्सचेंज हैं जहां पर नाइमेक्स के प्राइस पर नेगेटिव में सेटलमेंट हुआ है। उसी को हमने ग्लोबल बेंचमार्क को हमने फॉलो किया, ये कह रहा है एमसीएक्स। किसी चीज को हम जो है ना पूरी तरह से पूरे पर्सपेक्टिव में देखेंगे। जैसे नाइमेक्स का रेट है, ये नाइमेक्स में डिलीवरी होती है। अब डिलीवरी वाले ने, सेलर ने साथ में पैसे दिए, साथ में सामान दिया, तो जिस आदमी को नुकसान वैसे हुआ होगा उसको वैसे प्रॉफिट हो गया होगा। तो यहाँ में हर चीज को पूरे पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। और बहुत बार पहले एनसीडेक्स में कैस्टर सीड के अंदर कैस्टर में उन्होंने डिफरेंट स्टेप लिए थे। आपको क्यों लगता है? नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं, बहुत हद तक ठीक है, लेकिन फिर आपको ऐसा क्यों लगता है, या फिर आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है कि एमसीएक्स ने नेगेटिव में सेटलमेंट कर दिया, बायर के हितों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया? क्या इसके पीछे कुछ और वजह आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, एक आप ऑर्डिनरी आदमी हैं, आप काम करते हैं, आप कहते हैं मेरी 100 की चीज 0 हो जाएगी, कैन यू एक्सपेक्ट कि 100 की चीज मेरी -100 हो जाएगी? एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। आम आदमी के रूप में हमने मान लो प्रॉपर्टी ली, कोई 100 रुपए की चीज, मान लो मैंने बयाना दिया, 100 रुपए का एडवांस दिया, मेरा 100 डूब जाएगा, अरे मैं पैसे और दूंगा पल्ले से। तो ये इस चीज के बारे में आप बताइए कि आम आदमी को समझ में आनी चाहिए। हियरिंग की कोई डेट मिली है क्या? 29 डेट है, डेट मिली है क्या? 29 डेट है इसकी। मेरा एक मेन पॉइंट एक रहेगा मृत्युंजय जी कि अपना एक्सचेंज की जो गुडविल है, हमारी जो ब्रोकिंग कम्युनिटी की गुडविल जो है, वो पब्लिक में खराब नहीं होनी चाहिए। इस काम से कुछ भी हम स्टेप लें, पब्लिक लगे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ बीके सवरवाल साहब भी हैं। सवरवाल जी, आपके जो मेंबर हैं वो बायर भी हैं, सेलर भी आपके मेंबर हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है तो उसके पक्ष में या उसके खिलाफ में आपको बोलना चाहिए। तो इस नेगेटिव सेटलमेंट के मामले में सीपीएआई का ऑफिशियल रुख क्या है? सीपीआई का ऑफिशियल रुख यही है कि कल आपके चैनल पे हमारे प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी आए थे और उन्होंने ये बताया भी था कि हमने कल सुबह ही लिख दिया था एक्सचेंज को कि अभी पे आउट रोक देना चाहिए, परंतु एक्सचेंज ने पे आउट कल सुबह 10 बजे ही कर दिया था। अब रुख में
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दोनों लोग हमारे मेंबर हैं, पर थोड़ा सा ये ध्यान तो रखना ही पड़ता है कि भी कौन, आज सेलर्स के अपने आर्गुमेंट हैं, बायर्स के अपने आर्गुमेंट हैं। बीपी गुप्ता जी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि जब एक तो ये डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हिंदुस्तान में, दूसरा 11:30 बजे जो है वो खत्म होता तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होती और रेट आता, हम नाइमेक्स के रेट से सेटल करते हैं। नाइमेक्स ने प्रोविजन किया था 15 तारीख के सर्कुलर में कि ये नेगेटिव प्राइसिंग भी हो सकती है, जो कि हमारे एमसीएक्स में तो नेगेटिव प्राइसिंग डालने की प्रोविजन ही नहीं है। 1 रुपए से नीचे सौदा डल ही नहीं सकता भाई। जैसे उस दिन आखिरी ट्रेडिंग डे वाले दिन शाम को 965 रुपए 970 रुपए में नीचे फ्रीज था, तो ये 11:30 बजे होता तो 1 रुपए में फ्रीज हो जाता। और क्योंकि 5 बजे का बाजार बंद हुआ इसीलिए, और इन्वेस्टर को बीपी गुप्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्वेस्टर को समझाना बड़ा मुश्किल है कि भाई कोई चीज बिलो जीरो कैसे हो सकती है। तो आप लोग ऑफिशियल मार्जिन, आप लोग ऑफिशियल कंप्लेंट करेंगे क्या सेबी में? सीपीएआई ऑफिशियल कंप्लेंट करेगा क्या सेबी में या कहीं पर किसी और प्लेटफॉर्म पर? सर हम जरूर लिखेंगे। जो चीज हमने जैसे आपको बताया कि कल भी लिख दिया था सुबह, और आगे भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको जरूर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया बीके सवरवाल साहब आपका, दिनेश गोयल आपका, गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड की इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण खबर है, इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट होगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्रूड की अभी बात कर रहे हैं, ये तो एक पॉलिसी वाली बात हो गई, लेकिन प्राइस में भी आज बहुत बड़ा चेंज आया है और अच्छी तेजी के साथ कच्चे तेल में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। एक बड़ी तेजी हम क्रूड में देख पा रहे हैं और इस वक्त अगर हम देखें तो आज एमसीएक्स पर 30% तक दाम उछले हैं, 1200 रुपए के ऊपर बंद हुआ है। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के, और साथ ही सुनंद सुब्रमण्यन हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, क्या लगता है आपको, क्रूड में इसे तेजी माना जाए या ये माना जाए कि उतनी जो गिरावट आई है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी साइकिल जो मंदी की साइकिल थी वो शायद यहाँ पर खत्म होते हुए देखने को मिली, और ऑफ कोर्स यहाँ पर क्योंकि एक कमोडिटी इतना गिर चुकी थी कि यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी जिसको आप बोल सकते हैं कि ट्रेंड वाइज एक रिकवरी रैली है। बट बहरहाल ये है कि इतनी ओवरसोल्ड, इतना नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं कि यहाँ पर नीचे लेवल्स पर हमने देखा कि वापस से जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट्स में WTI कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हुई, अगले दिन से ही यहाँ पर वापस से एक बार बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ देखने को मिला है। तो बिल्कुल ये मुझे लगता है कि 1-2 दिन और ये तेजी यहाँ पर इसी तरह की देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर थोड़ा सा रिटेल ट्रेडर को वापस से मेरी सलाह यही रहेगी कि थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच करें इस मार्केट को। यहाँ पर वॉलेटिलिटी बनते हुए देखने को मिल सकती है। अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो यहाँ पर 1100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई गिरावट मिलता है 1160-1180 रुपए के आसपास, वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 1300 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ पर 1300-1320 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आज से कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और माफ कीजिएगा, क्रूड में अभी ट्रेड हो रहा है क्योंकि आज से ही ट्रेडिंग का टाइम फिर से रात के 11:30 बजे तक हुआ है, तो ट्रेडिंग हो रही है। 36% की करीब करीब मजबूती है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में, और WTI क्रूड $14.5 से ज्यादा की मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो एक बड़ी तेजी कच्चे तेल में आई है, देखते हैं ये कितनी टिकेगी। ओके सुनंद, अब आप बताएं कि गोल्ड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? आज शाम के कारोबार के लिए अगर गोल्ड में ट्रेड किया जाए, चूंकि एक लंबे अंतराल के बाद आज से रात के 11:30 बजे तक ट्रेड हो रहा है, तो क्या शाम के कारोबार में गोल्ड में कुछ ट्रेडिंग के मौके हैं, करने चाहिए क्या? बेशक शाम के मौके में तो काफी में मजबूती दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो नीचे के लेवल से खरीदारी कर सकते हैं 46,400 के लेवल्स पे। अगर आप ऊपर टारगेट रखना चाहते तो 46,800 पे
और ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 46,200 पे। ये बेसिकली इंट्राडे या फिर कल सुबह तक ही कॉल देना चाहता हूँ। हालांकि ओवरऑल फंडामेंटल्स तो बुलिश ही है, जो जैसे ग्लोबल मार्केट्स का अभी सिनेरियो जैसा अभी फिलहाल तो ठीक नहीं हुआ है। अभी बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन देखने को मिला था, अभी काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है मार्केट्स में। और अभी जैसे क्रूड का मूवमेंट्स के जो सेंटिमेंट्स है वो अभी उतना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि गोल्ड अभी भी तेजी पर रहेगा। और ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी एक टेंशन और भी है, यूके हो या यूएस से। तो फिलहाल तो अभी तेजी का माहौल ही दिखाई दे रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है सुनील का, पूछिए सुनील जी। सर, मैं गोल्ड को पोजिशनली बाय करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? गोल्ड को पोजिशनली बाय करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? ठीक है, ठीक है, बताइए हिमांशु जी, क्या लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड खरीदना ठीक रहेगा? लंबा नजरिया है इनका, क्या इस लेवल पर बाई करें या थोड़ा इंतजार करें, क्या करें? मृत्युंजय जी देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का एक माइंडसेट है तो बिल्कुल यहाँ पर जो जितने तमाम फंडामेंटल्स हैं वो काफी हद तक यहाँ पर सपोर्टिव हैं। और जिस तरह का यहाँ पर इकोनॉमिक जिस तरह के कंसर्न्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि आगे चलकर जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से रिसेशन और नेगेटिव ग्रोथ दिखा सकती हैं, उसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर गोल्ड आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का माहौल है, तो इसलिए यहाँ पर एक साथ खरीद ना करके यहाँ पर स्टैगर्ड वे में खरीदारी कर सकते हैं। बट टाइम करना मुझे लगता है कि एक रिटेल निवेशक के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक फिक्स प्राइस पर बाइंग करने की जगह मेरी सलाह रहेगी कि लगातार यहाँ पर थोड़े थोड़े लेवल्स पर अगर कोई गिरावट मिलती है तो अपनी पोजीशन को बढ़ाते जाएं। यहाँ पर अगर फिजिकल मार्केट में खरीदना है तो यहाँ पर नीचे अगर कुछ और गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चला जा सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 1 से 1.5 साल का एक किसी का नजरिया है तो यहाँ पर अच्छी तेजी गोल्ड में आते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, दीपक है हमारे साथ, पूछिए दीपक। हेलो हेलो जी पूछें। हाँ सर, कॉटन ऑयल किट में क्या फ्यूचर लग रहा है सर जी? काफी अप डाउन हो रहा है, फिजिकल पोजीशन तो पूरी डाउन है। कॉटन सीड ऑयल केक क्योंकि दाम काफी बढ़े हैं और आज भी अपर सर्किट लगा है कॉटन सीड ऑयल केक में। तो सुनंद, क्या व्यू है आपका कॉटन सीड पर? कॉटन सीड ऑयल के में थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट हुआ तो कई एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हमें गैप डाउन मूवमेंट देखने को मिला, लोअर सर्किट देखने को मिला था कुछ दिन पहले। फिर उसके बाद कल आप देखोगे तो 2-3 दिन से एक फ्रेश बाइंग चालू इनिशिएट हुआ था। तो एक ट्रेड कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। 2000 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर आपको ऑलरेडी कोई पोजीशन है तो फिर आप 2000 रुपए तक आप एग्जिट करा लीजिए। इमीडिएट बेसिस पे ना खरीदारी की मैं रेकमेंड करूंगा, ना बेचने की रेकमेंड करूंगा। अगर 2000 रुपए के ऊपर चला गया तो एक खरीदारी का मौका बन रहा है, तो वो आप वहां पे खरीदारी करके 2200 तक आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, दीपक हैं इंदौर से, पूछिए दीपक। सर 10-15 दिन में चना गया 3900 रुपए 4000 के नीचे दिखेगा क्या सर? 3900 या 4000 के नीचे बिकेगा क्या? क्या लगता है सुनंद, चने की चाल आगे? चने की चाल तो नियर टर्म के लिए थोड़ा सा तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी देखिए कि रबी क्रॉप का जो पेंडिंग एक्टिविटीज था वो चालू हो गया है, बट थोड़ा सा लेबर वर्क अभी भी काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो नियर टर्म पे 4300 दिखाई देगा। आप जो कह रहे हो कि 4000 के नीचे आएगा, वो शायद हम मानसून के सीजन में हमें देखने को मिलेगा। जब इस साल का अगर आप मानसून देखोगे तो इस साल का मानसून काफी नॉर्मल है। और अगर आने वाले दिनों में जैसे मई एंड या जून फर्स्ट वीक तक मानसून रिपोर्ट ऐसे ही पॉजिटिव हम लोग को देखने को मिला तो चने में फिर मंदी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो नियर टर्म बेसिस के लिए तो 4300 के लेवल तक फिर से जाने का मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेटल का मार्केट आपको हिमांशु जी कैसा लग रहा है? अभी क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेटल्स कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है और प्रेफर्ड पिक मेरी आज के लिए कॉपर रहेगी। यहाँ पर अगर थोड़ी सी गिरावट करंट लेवल से मिलती है 1-2 रुपए की तो वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 393 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और मुझे लगता है 403-405 रुपए तक के टारगेट यहाँ कॉपर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
रितेश हैं इस बीच। रितेश जुड़ रहे हैं मुंबई से। पूछिए रितेश जी। बोला था 400 पे खरीदो और 800 टारगेट है, तो 400 जाएगा क्या? अभी 600 650 चल रहा है। सवाल दोहराएंगे अपना। सुनन सर ने अभी बोला था 400 पे आप खरीदो गोल्ड, 800 का टारगेट दिया था, अभी चल रहा है 600 650, तो 400 पे खरीदने को मौका मिलेगा क्या हमको? ठीक बात है। हाँ, ये बात ठीक है। सुनन जी, 400 का मौका मिलेगा या फिर 400 का वेट ना करके अभी ही खरीद लें? भले ही थोड़ा मुनाफा कम मिले, लेकिन 400 का वेट करना ठीक रहेगा क्या? अभी अगर आप देखोगे तो इंट्राडे मूवमेंट में तो थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। थोड़ा है, गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है वो नीचे आ भी सकता है। तो अगर आपको 400 नहीं भी पहुंचा तो 46,500 के लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हो। और अगर आप टारगेट तो जिस ओके, ठीक है। तो इस पर आप नजर रखिए, लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? नेचुरल गैस में यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 146 रुपए के आसपास यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 143 रुपीज के यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और मुझे लगता है 150 से 152 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी राय है कि आज के लिए कहां पर ट्रेड करना है, इस पर आप नजर रखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका। और चूंकि सुनन से हमारा संपर्क टूट गया है, गोल्ड पर इनकी राय है, रैपिड फायर ये गोल्ड पे देना चाह रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त